सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर उत्तरनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नीड का निर्माण फिर इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है, फिर भी दोबारा कुछ उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 2 नवंबर 1907 में इलाहाबाद के नज़दीक एक गांव में हुआ था, कायस्थ परिवार में। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती, और इन्हें बच्चन इनकी माँ कहा करती थी, और इसलिए बच्चन का अर्थ होता है बच्चा, तो उसी के चलते बच्चन यह उनका नाम पड़ गया। तो प्रस्तुत जो कविता है, ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य के जीवन में जब दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, तो मनुष्य दुखित होता है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कविता के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उसे हार कर नहीं जीना चाहिए। मनुष्य ने हमेशा आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। मनुष्य ने अपने जीवन की निराशा छोड़कर आने वाले भविष्य की तरफ एक आशा, अपेक्षा, पुरुषार्थ के साथ जीवन जीने की सलाह कविता के माध्यम से दी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जीवन में कुछ घटना ऐसी घटित हो जाती है जिससे हम सह नहीं पाते और हमें लगता है कि मानो हमारा जीवन समाप्त ही हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उस समस्या से भी या दुख से भी रास्ता निकलता ही है, और इसलिए निराश होकर, उदास होकर मनुष्य ने जीवन जीना नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष करते हुए पुरुषार्थ के साथ जीवन जीना चाहिए। और इस तरह की एक कविता हरिवंश राय बच्चन की नीड का निर्माण फिर हमारे सामने आज हिंदी साहित्य में दिखाई देती है। उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले कविता का मैं पाठ करूंगा और उसके बाद उस पर चर्चा करूंगा। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड शब्द का अर्थ होता है घोंसला। जो चिड़िया पेड़ के डाली पर बनाती है, उसे नीड कहा जाता है। तो उस चिड़िया को देखकर जो बार बार तिनका अपने छोटे से चोंच मिलाकर वो घोंसला कितनी बार भी बिगड़ जाए, कितने बार भी गिर जाए, कितनी बार भी टूट जाए, वह घोंसला बनाना नहीं छोड़ती। और उसी तरह से मनुष्य ने भी, चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, उसे संघर्ष करते हुए जीवन जीना चाहिए। यही सलाह इस कविता के माध्यम से दी जाती है। इसका मैं पाठ करता हूं पहले, बाद में इसमें हम चर्चा करेंगे। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वो उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा यानी रात। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कन किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। प्राची पूर्व दिशा, उषा सुबह। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके की कापे। भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाथ तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू
छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता, गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध दंभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन में कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती, नाश के दुखों से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने जो मनुष्य के जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी निराशा छा जाए, उसके साथ मनुष्य ने एक आशा के साथ, पुरुषार्थ के साथ जीवन जीना चाहिए, यह बताने के लिए कविता के माध्यम से कहते हैं, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। जिस तरह से का चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना देती है, अपना घर बना देती है, लेकिन वह कई बार बिखर जाता है, टूट जाता है, फिर भी उस घोंसले के साथ उस चिड़िया का प्रेम होता है, अपनापन होता है, इसलिए वह चिड़िया बार बार वो घोंसला बना देती है, वह कभी हार नहीं मानती। और इसलिए कवि कहता है, नीड़ का निर्माण फिर उस घोंसले का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह यानी प्रेम, उस लगाव है उस घोंसले के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, और इसलिए वो चिड़िया बार बार अपना घोंसला बना रही है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वो उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। कवि कहता है, नभ में, आकाश में धूल सी वहां पर दिखाई दे रही, चारों ओर आंधी जैसे बवंडर आ जाता है, हवा आ जाती है, और उस तरह से बादलों में मानो मिट्टी के कण गए हैं, और इसलिए बादलों का धूसर वहां पर रंग दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है मानो, और ये भूमि को भी, ये पृथ्वी भी, ये धरती भी मानो अंधेरे के साये में आ गई है। और ऐसा मनुष्य के जीवन में कई बार हो जाता है। मनुष्य बार बार अपने जीवन जीते वक्त उसके सामने कई समस्याएं आ जाती है, कई घटनाएं घटित हो जाती है, वो बार बार जीवन जीने की चाह छोड़ देता है, ऐसी समस्याओं से डरकर, ऐसी घटनाओं को देखकर वह सह नहीं पाता, और ऐसे जीवन में भी कई बार अंधेरा छा जाता है, निराशा छा जाती है। और इसीलिए कवि उस पक्षी के माध्यम से कहता है, वो उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। चारों तरफ उस आकाश में, नभ में अंधेरा दिखाई दे रहा है, धूल दिखाई दे रही है, बादलों को घेरा गया है धूल से, और मानो धरती को भी उस धूल ने, उस अंधेरे ने घेरा है। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, ये दिन भी रात सा दिखाई देने लगा है, ये दिन रात सा दिखाई देने लगा है, मतलब और समस्या आ गई है, विपदा आ गई है, और इसलिए रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। और इस दुख से, इस विरह से, इस पीड़ा से कभी सवेरा नहीं होगा, कभी छुटकारा नहीं होगा, ऐसा मनुष्य को लगता है। और उसी को लेकर कवि पक्षी के माध्यम से कहते हैं, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, इस रात का, इस समस्या का कभी सवेरा नहीं होगा, ऐसा कवि को लगता है। ये दिन भी रात से महसूस होने लगे, इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा विरह मानो कवि को हो गया है। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का सवेरा। और कभी इस काली रात का, यह दिन जो
रात से काले लग रहे हैं, इससे कभी रास्ता नहीं निकलेगा, ऐसा कवि को लग रहा था। और इसलिए कवि कहते हैं रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ये जो रात आ गई है, काली रात, समस्या की रात, अब यह दिन भी रात जैसे लगने लगे हैं, यानी इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई है, शायद इससे कोई छुटकारा नहीं होगा, ऐसा कई को लगता है। रात के उत्पात भय से भित जन जन भित कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। इस भय से, इस समस्या से, इस रात के उत्पात से सारी जनता भयावह हो गई है, डर गई है। जन जन और कन कन सब डरे हुए हैं। लेकिन इस डर में से, इस समस्या से भी प्राची से यानी पूरब दिशा से एक सुबह निकल रही है, वह मोहित कर रही है। और उसकी वह उगता हुआ सूरज देखकर, वह पूरब की दिशा देखकर, वह प्यारी सी सुबह देखकर मानो वहां पर एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई है, यानी समस्या से भी रास्ता निकल सकता है। रात के उत्पात भय से भित जन जन भित कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। और एक बार आशा दिखाई दे रही है, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, इस समस्या से रास्ता दिखाई दे रहा है। मोहिनी मुस्कान फिर मोहिनी यानी मोहित करने वाली। और इसलिए कवि कहता है रात के उत्पात भय से भित जन जन भित कन कन, किंतु प्राची सी उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। इतनी सब जनता डर गई है, समाज डर गया है, चारों तरफ भयावह स्थिति है। लेकिन इसमें से भी वहां पर प्राची से, पूर्व दिशा से उगती हुई वह सुबह दिखाई दे रही है, और इसलिए वह चेहरे पर मुस्कान आ गई है और वो मोहित कर रही है। इसलिए कवि कहता है निड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। यह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ फकड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। इस भयावह स्थिति से वहां पर झोंके से हवा चल रही है, चारों तरफ बवंडर दिखाई दे रही है, हवा तेज छुटी है। और इसलिए भीम यानी उतनी ताकत, भीम की तो ताकत होती है, भीम कायावान भूधर, और उस भीम की ताकत सी वहां पर चारों ओर हलचल मच गई है, बवंडर आ रहा है, हवा आ रही है। और उसके कारण वहां पर जो बड़े बड़े मकान हैं गिर पड़े हैं, बड़े पेड़ उखड़ पड़े हैं, वहां पर पर्वत उखड़ पड़े हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। वह चले झोंके के कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ फुकड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। और बड़े बड़े पेड़ वहां पर गिरते हुए दिखाई दे रही है, यानी इतनी बड़ी समस्या सामने दिखाई दे रही है। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल घर। कभी कहता है अरे ये हवा से, इस हवा की झोंके से, इस बवंडर से बड़े बड़े घर तक टिकते नहीं है, उनके वो ईंटों के हैं, पत्थरों के हैं, लेकिन वह भी गिर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन जो पक्षी है जिसने घोंसला बनाया है, जो चिड़िया है उसने घोंसला बनाया है, उसकी तो क्या स्थिति होती होगी। यानी जो समाज के सामाजिक स्तर पर जो गरीब व्यक्ति है उसकी अवस्था क्या होती होगी। जो अमीर इस तरह से डगमगा रहे हैं, इस तरह से वहां पर हिल रहे हैं, लेकिन जो समाज का निम्न वर्ग है उसका क्या होता होगा। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल घर। इतने बड़े बड़े घर गिर रहे हैं, इतना बाउंडर छुटा, इतनी हवा छुटी है, लेकिन वहां पर जो वो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था उसका क्या होता होगा। और इसलिए कवि कहते हैं बोल आशा के विहंगम, विहंगम यानी पक्षी, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। यह आशा की विहंगम, यह आशा, मन की आशा जो है, इच्छा जो, आकांक्षा जो है, वो कहां पर छिपे थे।
बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज तान। फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। लेकिन इसकी समस्या में भी उस बादलों में वहां पर कालिमा दिखाई दे रही, कालिक दिखाई दे रही, बहुत सी समस्या दिखाई दे रही है। नभ भी गर्जन कर रहे हैं, काले नभ भी गर्जन कर रहे हैं, और ऐसे वातावरण में भी उषा, वहां पर उषा दिखाई दे रही है, सुबह दिखाई दे रही है, आशा के किरण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि कहते क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। लेकिन ऐसे वातावरण में भी जब नभ से आवाज आ रही है, गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, चारों तरफ बादल घेरे हुए हैं, लेकिन उसमें से भी वहां पर उषा वहां पर उगती हुई दिखाई देती है, और पक्षी वहां पर विहार करते हुए दिखाई देता है। यानी वो अपना कर्म नहीं छोड़ता, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता, अपना काम नहीं छोड़ता। जैसे चाहे जीवन में कितना भी बड़ी विपदा आ जाए, मनुष्य ने हार नहीं माननी चाहिए। और इसी को लेकर वह कवि कहते हैं क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के में कंठ में खग पंक्ति गाती। लेकिन इसके आकाश में जो बादल मंडरा रहे हैं, हवा तेज छूटी है, उसके बावजूद पक्षी विहार करना नहीं छोड़ता। जैसे सामाजिक जीवन में भी मनुष्य के सामने चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, वो उस पक्षी की तरह मनुष्य ने कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। इतना बड़ा बवंडर है, इतनी बड़ी हवा छूटी है, उसके सामने न जाने कितनी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वह चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, और वह मानो उस आकाश को वहां पर नीचा दिखाती है, अपना कर्म करते रहती है। चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वह अपनी हिम्मत नहीं हारती। और इसी के अर्थ को लेकर कवि कहते हैं चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। चाहे पवन कितना भी तेज हो, हवा कितनी भी तेज हो, कितने भी बादल वहां पर मंडराए, कितनी आवाज आ जाए, लेकिन वो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर वहां पर अपना कार्य करते हुए अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है। इस समाज में भी चाहे समस्या कितनी भी आ जाए, अपना कर्म करना, पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए, आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। इसलिए कवि कहता है एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। नाश के दुखों से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। चाहे नाश कैसा भी हो, विनाश कैसा भी हो, लेकिन सुख कभी दबता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नव निर्माण का सुख। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ा संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी वहां पर सुख छिपता नहीं है। और प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। और इसलिए मनुष्य ने चाहे कितनी बड़ी अपेक्षा वहां पर समस्या हो, जीवन में घबराना नहीं चाहिए, अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे वो पक्षी चाहे किसी भी स्थिति में अपनी चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने का हमेशा प्रयास करता है, उस तरह से मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस तरह से हरिवंशराय बच्चन जी ने अपने कविता के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीते हुए पुरुषार्थ के साथ जीवन जीने की सीख दी है। चाहे जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, विपदा आ जाए, हार कर, निराश होकर जीवन छोड़ना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और यही सीख इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति में स्थित कई उदाहरणों से हमारे सामने रखा है। और वह
चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को एक प्रेरणा देने का एक प्रयास इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। जो चिड़िया अपना घोंसला चाहे हवाओं से कितनी बार भी टूटे, कितनी बार भी गिर जाए, लेकिन वह अपना घोंसला बनाना नहीं छोड़ती। और ये कविता जैसे हरीश राय बच्चन जी के जीवन में श्यामा की मृत्यु के बाद निराशा छा गई थी, लेकिन उनका पुनः एक बार जीवन आरंभ हुआ। वह जीवन तेजी बच्चन के साथ जब उन्होंने विवाह किया, उनका विवाह हुआ, तब जीवन की निराशा छोड़कर वह दोबारा आशा के साथ जीवन जी रहे थे। यानी श्यामा की मृत्यु का गम भुलाकर तेजी बच्चन के साथ जीवन जब वो जी रहे थे, तब उन्होंने उस स्थितियों में अपने जीवन की पीड़ा भूलकर नए आशा के साथ जीवन जब वो जी रहे थे, तब ये कविता उन्होंने मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए कविता लिखी है। और मनुष्य ने जीवन में हमेशा आशा के साथ जीवन जीना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो कुछ समस्या आ जाती है उसे भुलाकर जीवन को आशा की दृष्टि से देखना चाहिए। यह कविता का संदेश इस कविता में हम देखते हैं। इसमें जो गलतियां है उच्चारण वगैरह की वो मेरी है, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सुधारने का प्रयास करूँगा। मैं सहज बैठे बैठे मेरे पास जब समय होता है कुछ ना कुछ पढ़ा करता हूँ, तो वह संग्रहित में हो और अच्छी साहित्य की कहीं ना कहीं चर्चा हो, इसलिए मेरा ये प्रयास चल रहा है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं कुछ उपदेश दे सकूं, लेकिन एक प्रयास है, चाहे जिस तरह से क्यों ना आए वह मेरा एक प्रयास चलता रहता है। इसमें जो कमियां हैं वह मेरी अपनी हैं। नमस्कार।